देखो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समकोण त्रिभुज, पहला समकोण त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समकोण त्रिभुज, समकोण, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल लिखो। वह त्रिभुज जिसका एक कोण, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। फिगर के लिए जगह छोड़ देना 4 लाइन। दूसरा लिखो न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो, वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो। वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो। उसे न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। फिगर के लिए जगह छोड़ दो। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। उसे अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। ध्यान दो, कल हम बताए थे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो तीन रेखाखंडों से घिरे समतल बंध आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई कोई समतल बंध आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से चाहे तीन रेखाखंडों से, तो तीन रेखाखंडों से घिरी हुई समतल बंध आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज।
कहते हैं। कल हम पढ़ाए थे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, तीनों साइड आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? यानी कि अगर एक भुजा का लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो तीनों भुजा का लंबाई 8 सेंटीमीटर। अगर एक भुजा का लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो तीनों भुजा का लंबाई 6 सेंटीमीटर। यही समबाहु त्रिभुज की विशेषता है, तीनों भुजा बराबर होगा, तीनों भुजा आपस में बराबर। हाँ, दूसरा पढ़े थे समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। समद्विबाहु वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, केवल दो भुजाएं। वह त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं आपस में उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें केवल दो भुजा बराबर होगा। और तीसरा था विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब कोई बराबर नहीं, सब अलग अलग। वह त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो, तीनों भुजा मतलब अलग अलग लंबाई का हो, कोई बराबर नहीं होगा, तीनों में से कोई आपस में बराबर, तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती उसे क्या कहता है? भुजा के आधार पर कल हो गया था। आज कोण के आधार पर, कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज, तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। यानी कुल मिलाकर इस धरती पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। कुल मिलाकर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3। भुजा के आधार पर 3, ठीक है, और कोई त्रिभुज नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो आप बता सकती हैं 6 प्रकार। नहीं तो उसे प्रश्न फिर दोबारा करना होगा, भुजा के आधार पर कि कोण के आधार पर। अब तुम बता दो कि 6 प्रकार का होगा ना, 3 प्रकार का होता है, तो उसे 3 प्रश्न पूछना होगा दोबारा ना। तो ध्यान दो, तो त्रिभुज जो होते हैं कुल मिलाकर के 6 प्रकार के, 3 कोण के आधार पर, 3 भुजा के आधार पर, ठीक है। अगर तुमसे कोई प्रश्न पूछे कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तो आपको फिर उसे प्रश्न दोबारा करना होगा कि भुजा के आधार पर आप पूछ रहे हैं कि, अगर कहेगा भुजा के आधार पर तो 3 प्रकार के, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, भुजा के आधार पर हो गया। ये जो है भुजा के आधार पर, जिसमें बाहु लगा हो समझ लो भुजा के आधार पर। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु बाहु आ रहा है भुजा के आधार पर। अगर कहेगा कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें कोण लगा रहेगा, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, आधिकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, केवल एक कोण। किसी त्रिभुज में 2 कोण 90 डिग्री के नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं? बताओ क्यों? क्यों नहीं हो सकते हैं? 2 कोण 90 डिग्री के कौन बताएगा? तुम बताओ तो। हाँ, ठीक है। नहीं, हाँ, ध्यान दो, किसी त्रिभुज में अगर 2 समकोण हो जाए, यानी 2 90 डिग्री का हो जाए, तो 2 कोणों का योग ही क्या हो जाएगा? हाँ, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल। आई दुइये को मैं पूजा दिए 180, तो तीसरा बेचारा के लिए कुछ बचा तो कहाँ से त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा, त्रिभुज बनेगा ही नहीं, ठीक है।
तो किसी त्रिभुज के अंदर दो समकोण नहीं हो सकते हैं, एक समकोण हो सकता है। ठीक है, तो वह त्रिभुज जिसका केवल एक कोण 90 डिग्री का हो, केवल एक कोण। ठीक है, बाकी दोनों क्या होंगे, अब न्यून कोण ही होंगे। किसी समकोण त्रिभुज में अगर एक न्यून कोण है, एक समकोण है, तो बाकी दो कोण जानते हो क्या होता है, न्यून कोण, क्योंकि 90 से अधिक हो ही नहीं सकता। 90 का तो बराबर होगा ही नहीं, तो अधिक कहां से होगा। तो किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के होते हैं, बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, यानी समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण। कोई पूछ देगा कि एक समकोण में कितना डिग्री, दो समकोण में 90 में 2 से गुणा कर दो, 90 दूनी 100। तीन समकोण में 90 में 3 से गुणा कर दो, 200। कोई पूछ देगा 4 समकोण बराबर, 90 में 4 से गुणा कर दो, 300। यानी समकोण के लिए 90, और जब वो समकोण करे उतना से क्या कर दो, गुणा कर दो। देखिए समकोण त्रिभुज का बताइए कैसा त्रिभुज है, कैसे, कौन कौन 90 डिग्री है, कहाँ दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो कितना हो फिगर सीधा बना दे, जब तक से 90 लिखा नहीं रहेगा, चाहे 90 का संकेत दिया नहीं रहेगा, तब तक उसको समकोण त्रिभुज नहीं। त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, लेकिन समकोण त्रिभुज अभी, बात अलग है कि हम 90 डिग्री अभी बनाएंगे ना, कहाँ बनाएंगे ये भी पता है, लेकिन ऐसा फिगर दे करके कभी मत कहना कि समकोण त्रिभुज, जब तक से दिया ना हो ना, या बस त्रिभुज है, बस इतना हम बता सकते हैं। त्रिभुज कैसा त्रिभुज है ये भी नहीं बता सकते हैं, भुजा के भी आधार पर नहीं, कोण के भी आधार पर। ठीक है, भुजा के लिए लंबाई नापना होगा। ठीक है, ऐसे देखने से पता चल रहा है कि समबाहु शायद है ना, लेकिन जब ही हम यहाँ पर 90 डिग्री के कोण का क्या बना देंगे संकेत, इस तरह से 90 डिग्री का कोण का ना, तो समझ लो कि ये कोण कितना डिग्री का हो गया, ये कैसा त्रिभुज है, तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहता है। अब ये 90 डिग्री का हो गया, तो ये बाकी दोनों क्या होंगे, न्यून कोण। कितना हूँ हम लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि तीनों को जोड़ने पर 180, ये 90 डिग्री का हो गया ना। अगर हम इसको ना भी लिखे तो क्या है, सही है। ठीक है, चाहे तो हम लिख भी सकते, मान लो ये 20 डिग्री का हो गया, तो 90 20 100, जानते हो कितना होगा, ये 70 होगा, तभी तो तीनों का जो 180 होगा। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहता है, बना लो। ये न्यूनकोण त्रिभुज हो गया, वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो, न्यूनकोण त्रिभुज।
ये निम्नकोण त्रिभुज है, ये अतिकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है। कोण के ही आधार पर तीनों का परिभाषा, वो भी दूसरा कोण नहीं, केवल 90 डिग्री के आधार पर दिया जाता है। अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो समकोण, तीनों 90 से छोटा है तो न्यून कोण, अगर एक 90 से बड़ा है तो एक 90 से बड़ा, तीनों 90 से बड़ा नहीं है। कोई बोलता है कि तीनों कोण 90 डिग्री से बड़ा होना, केवल एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। इसमें तीनों 90 से छोटा, इसमें तीनों 90 से छोटा, एक नहीं, तीनों 90 से। देखो तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, ये 80 है, ये 60 है, ये ठीक है। किसी को लग रहा हो कि जो मन में आएगा वो लिख देंगे, ठीक है, जो मन में आएगा वो हम लिख सकते हैं, लेकिन 90 से छोटा होना। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि तीनों को जोड़ने पर, अभी जोड़ो 80 में 60 जोड़ो 100, 140 में 40 जोड़ो 100, 180 आना चाहिए। 90 से छोटा हो गए तो सही है, लेकिन तीनों को जोड़ने पर 100। अभी ना कि कोई 20 लिख दे, 20 लिख दे, 20 लिख दे, त्रिभुज बनेगा ही नहीं, क्योंकि 20 20 40 20, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 60 होना चाहिए, 180 तो गलत हो जाएगा। ऐसा लिखना है कि 90 से कम भी हो और तीनों को जोड़े तो 180 आ जाए। इसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो 120 डिग्री 90 से बड़ा है, और बाकी ये दोनों न्यून कोण होंगे, निश्चित है, कितना लिख सकते हैं, लेकिन जोड़ने पर 180, 120 में 40 जोड़ेंगे 100, 160 में 20 जोड़ेंगे आगे। तो ऐसा लिखना है कि 180 जोड़ने पर आ जाए। लेकिन हाँ ध्यान देना कि एक कोण 90 डिग्री से, 90 डिग्री कोण बड़ा होगा तो निश्चित इधर झुका होगा। देखो इसको हम इधर झुकाए हैं, 90 सीधा है, इधर होगा तो कम, इधर होगा तो ज्यादा होगा। तो ये अतिकोण त्रिभुज, ये न्यून कोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, ये कोण के आधार पर त्रिभुज हो गए। ये कैसे त्रिभुज हो गए? कोण के आधार पर त्रिभुज हो गए, ठीक है। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, वह त्रिभुज जिसका एक कोण, उसे समकोण त्रिभुज। देखो ये वाला कोण 90 डिग्री का है, यानी समकोण त्रिभुज है। जहां भी ऐसा देख लेना त्रिभुज के अंदर, समझ लेना कि वह त्रिभुज कैसा है, ठीक है। ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से। ये हो गया अतिकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से। तो त्रिभुज हो गया भुजा के आधार पर भी, कोण के आधार पर भी, ठीक है। अब आगे लिखो। किसी त्रिभुज का शीर्ष लंब किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज का शीर्ष लंब किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज का शीर्ष लंब, उसी को ऊंचाई कहते हो, परपेंडिकुलर कहते हो, अल्टीट्यूड ना। किसी त्रिभुज का शीर्ष लंब किसे कहते हैं? लिखो। किसी त्रिभुज के शीर्ष से, किसी त्रिभुज के शीर्ष से किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर, किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब को, चाहे खींचे गए लंब को शीर्ष लंब कहा जाता है।
किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा पर डाले गए लंब को या खींचे गए लंब को क्या कहा जाता है? शीर्ष लंब कहा जाता है। वही ऊंचाई होता है, वही आपका शीर्ष लंब कहलाएगा। ठीक है, कोई भी त्रिभुज हो या त्रिभुज के नाम से मतलब नहीं है, चाहे समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, अतिकोण हो, न्यून कोण हो, समकोण हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसके किसी शीर्ष से और उसके सामने वाले भुजा पर जो लंब होता है उसी लंब रेखा को क्या कहा जाता है? शीर्ष लंब कहा जाता है। देखो एक त्रिभुज हो गया, ए बी सी, इसमें कितने शीर्ष हैं? 3 शीर्ष हैं। इस त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं? 3 शीर्ष हैं। तो कोई शीर्ष ले लो, शीर्ष ए से लंब डाल दो और जो शीर्ष लेंगे उसके अपोजिट वाले साइड यानी कि उसके सामने वाले भुजा पर, ये शीर्ष के सामने यही ना भुजा है। अगर ये वाला शीर्ष लेंगे तो इस पर लंब डालेंगे, अगर ये वाला शीर्ष लेंगे तो ये नहीं कहता है केवल यहाँ से लंब होगा तभी शीर्ष लंब कहलाएगा ना। उस त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा पर जो भी लंब होगा वही शीर्ष लंब या ऊंचाई होगा, वही शीर्ष लंब या। ठीक है, तो ये समझने के लिए हम लोग यही वाला ज्यादा बनाते हैं। तो ये आपका शीर्ष हो गया, ये आपका क्या हो गया? सामने वाला भुजा। और यहाँ से अगर हम कोई लंब खींच देते हैं, लंब कब होगा? जब हम 90 डिग्री का, तो एडी जानते हैं, एडी इस त्रिभुज क्या कहलाएगा? एडी इस त्रिभुज क्या कहलाएगा? हाँ, एडी जो होगा, एडी त्रिभुज का क्या है? शीर्ष लंब है। यही क्या कहलाएगा? ऊंचाई कहलाएगा। ठीक है, आज जब बताओ एडी शीर्ष लंब हुआ तो जानते हैं बीसी क्या कहलाएगा? बीसी इस त्रिभुज का आधार कहलाएगा, बीसी इस त्रिभुज का आधार कहलाएगा। ठीक है, ये शीर्ष लंब ये क्या कहलाएगा? अब एक चीज और समझ लो, किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जानते हो सबसे अधिक किस पर निर्भर करता है? बताओ, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल किस पर निर्भर करता है? ठीक है, मेनली उसके आधार पर, मुख्य रूप से उसके आधार पर निर्भर करता है। ऊंचाई उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने क्या रखता है? आधार रखता है। अभी हम बता देते हैं, देख लो कैसे। ध्यान देना, जो बात हम बोले हैं उस बात को ध्यान से सभी लोग सुने हैं ना? तो कहाँ पर है ना? कहाँ था? तो ध्यान दो, किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, हम लोग जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमारे पास कितना फॉर्मूला है? 1/2 आधार शीर्ष लंब ऊंचाई, यानी 1/2 बेस एल्टीट्यूड चाहे हाइट को जो भी समझो। एक होता है हीरोन का फॉर्मूला, अंडर रूट में s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, तो ही ना त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। और दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला में हीरोन वाला भी हटा दो। ठीक है, अभी बताओ कि ये ऊंचाई है, ये आधार है, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं? 1/2 आधार गुणे। अगर हम कह दें कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के दिखाओ तो तुम लोग हीरोन के फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते हो। हीरोन के फॉर्मूला का प्रयोग जानते हो कब होता है? जब त्रिभुज के तीनों भुजा का लंबाई दिया गया, यहाँ पर केवल आधार और ऊंचाई दिया गया है, आधार और ऊंचाई। तो जिस त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दिया गया हो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप हमेशा यही प्रयोग कीजिएगा, 1/2 आधार गुणे। जिस त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई हो, वहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल अब इससे नहीं बनेगा और हीरोन के फॉर्मूला से ही। तो अगर हम आप लोगों से पूछ दें कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ABC का
क्षेत्र, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब चाहे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब या ऊंचाई। अब बताओ 1/2 के जगह पर 1/, ठीक है। चूंकि आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज यही ना एबीसी है, त्रिभुज का नाम लिखने में दिक्कत नहीं ना है। त्रिभुज एबीसी का है तो समझ आ रहा है कौन त्रिभुज है। तो ये हुआ आपका त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आधार कौन होगा? आधार पहचानने का सबसे आसान तरीका जानती हो क्या है? लंब वाला जो रेखा है किस पर आके खड़ा है? लंब जो शीर्ष से आ रहा है किस पर जाके खड़ा है? इसी पर। आधार वही हुआ। आधार क्या हो गया? शीर्षलंब। शीर्षलंब हो गया। अगर हम आप लोगों में से पूछ दे कि ये त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार हो गया डीसी, ऊंचाई हो गया एडी। ऊंचाई क्या होगा? अगर हम पूछ दे त्रिभुज इसका, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीडी का उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दे तो क्या होगा? 1/, आधार होगा, आधार होगा बीडी, ऊंचाई होगा एस ना। यानी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लो। अगर ध्यान दो, आपने जब पूरा आधार लिया, आप जब बीसी आधार लिए तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। जब आप इतना आधार लेके चल रहे हैं तो केवल इसी का क्षेत्रफल निकल रहा है। जब इतना आधार लेके चल रहे हैं तो केवल ऊंचाई तो तीनों में है, एडी यहाँ भी, एडी यहाँ भी, एडी 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 का बस काम यही है कि वो केवल यही बताता है कि शीर्ष से आधार की दूरी कितनी है। शीर्ष से आधार की दूरी, बस उसका काम यही है। बाकी वो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में उसका उतना योगदान नहीं होता है जितना आधार का होता है, क्योंकि आधार से ही पता चलता है कि हम किस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। जहां तक आधार लेके चलिएगा वहां तक त्रिभुज के क्षेत्रफल निकलेगा, उससे फालतू। देखिए अगर आप तीसरी आधार लेकर चल रहे हैं तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल नहीं आएगा। तीसरी आधार लिए तो केवल इतना ही त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। अगर बीडी आधार लेकर चलेंगे तो इतना का ही क्षेत्रफल आएगा, लेकिन अगर बीसी आधार लेकर चलेंगे तो पूरा का जाएगा। देखो एडी एडी तीनों में कॉमन था। अगर त्रिभुज, ये तो तीनों तो अलग अलग त्रिभुज है, तीनों अलग अलग त्रिभुज नहीं है, लेकिन तीनों का ऊंचाई कहीं नहीं अलग अलग हो गया, हुआ नहीं हुआ। लेकिन तीनों का क्या अलग अलग हो गया? तीनों का आधार जरूर अलग अलग हो गया। आधार ही बताता है कि कहां तक आप त्रिभुज निकालेंगे, ठीक है। अगर मान लो कोई ये रेखा खंड हो गया, अगर हम आधार यहीं तक लेके चलेंगे तो केवल इतना ही तक का क्षेत्रफल। अगर हम यहाँ तक आधार लेके चलेंगे तो, अगर पूरा आधार लेके चलेंगे तो पूरा का। इसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है मुख्य रूप से उसके आधार पर ही निर्भर करता है। आधार ही निर्णय लेता है कि आप किस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। जहां तक आधार लेके चलिएगा वहीं तक त्रिभुज के क्षेत्रफल निकलेगा। ऊंचाई या शीर्षलंब का बस काम यही होता है, बस केवल ये बता देता है कि हाँ उसके शीर्ष से आधार की दूरी, लंबवत दूरी कितनी है। ऊंचाई हमेशा वही होता है। दुनिया में किसी भी वस्तु का जो ऊंचाई होता है हमेशा शीर्ष से आधार के लंबवत मान जो होता है वही। अगर हमको मान इस छत का ऊंचाई मापना हो, इस छत कितना ऊंचा है, तो मान लो हम यहाँ खड़ा है तो कैसे नापेंगे? भुजा से। ऊंचाई होगा जहां है वहां से सीधा वो होगा हमेशा। तो ऊंचाई हमेशा लंबवत होता है, ऊंचाई हमेशा। लो
यही एडी आपका सिस्टम है, ऊंचाई है। बीसी इस त्रिभुज का आधार है। सिस्टम किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा पर डाले गए लंब को सिस्टम कहा जाता है। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाले गए लंब को त्रिभुज का सिस्टम कहा जाता है। हो गया? और ध्यान दीजिए, न्यूनकोण त्रिभुज का तीनों शेषलंब जो होता है, किसी न्यूनकोण त्रिभुज का तीनों शेषलंब त्रिभुज के अंदर होता है। ठीक है, किसी न्यूनकोण त्रिभुज का तीनों शेषलंब त्रिभुज के अंदर होता है। जैसे एक शेषलंब आपने देख लिया, अगर हम यहाँ से अगर लंब डाले तो ये भी तो हमारा शेषलंब ही होगा, इसी त्रिभुज का शेषलंब होगा, और उसका भी क्षेत्रफल उतना ही आएगा। ठीक है, उसका भी क्षेत्रफल उतना ही आएगा, चेंज नहीं होगा। अगर हम यहाँ से लंब डाल दें तो ये भी तो शेषलंब ही हुआ, लेकिन देखो तो तीनों शेषलंब त्रिभुज के अंदर है कि बाहर है? अभी हम एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसका शेषलंब जो होगा, ठीक है, जिसका शेषलंब जो होगा त्रिभुज के क्या होगा? बाहर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूनकोण त्रिभुज के तीनों शेषलंब त्रिभुज के बाहर होते हैं कि अंदर होते हैं? क्या लिखिएगा? तीनों, कोई शक नहीं है, तीनों अंदर होगा, तीनों अंदर होगा। लेकिन अधिकोण ऐसा त्रिभुज है, अधिकोण एक ऐसा त्रिभुज है जिसका जो शेषलंब होता है तीनों नहीं, तीनों शेषलंब नहीं, एक शेषलंब जो होगा त्रिभुज के अंदर होगा, बाकी तो क्या होगा? त्रिभुज से बाहर। ठीक है, देख लो कैसे। निश्चित ही बताइए कैसा त्रिभुज है कोण के आधार पर? अगर हम यहाँ पर 100 डिग्री लिख दे, अधिकोण है पी क्यू, बताइए इसमें कितने शेषलंब आप खींच सकते हैं? शेष 3 है तो 3 शेषलंब स्वाभाविक है हम खींच सकते हैं। एक यहाँ से खींच सकते हैं एक, लेकिन अब जरा ध्यान दो, अगर हम इस शीर्ष से 90 डिग्री का कोण बनाए, अगर हम इस शीर्ष से 90 डिग्री का कोण बनाए तो कैसे बनेगा? लिख देंगे 90। हाँ बोलो। अब देखो, तुम एकदम लाचार हो, बेबस हो, कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे। ठीक है, इस तरह से करोगे। अब आकर के यहाँ हम डॉटेड लाइन से ऐसे क्या कर सकते हैं? ये तुम्हारा शेषलंब हुआ, जानते हो किस त्रिभुज का? PQR का, PQR का शेषलंब हुआ, न कि दूसरे त्रिभुज का शेषलंब हुआ। क्योंकि अभी कुछ देर पहले बताए हैं कि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल में शेषलंब उतना मायने नहीं रखता है, बस केवल बताता है कि शीर्ष से आधार की दूरी कितनी है। तो बेचारा आधार हेजा इंतजार कर रहा है, आज शेषलंब हेजा से नाप रहा है, तो वही चीज बता रहा है कि शीर्ष से इसका जो आधार है कितना दूरी पर है। क्योंकि आधार का मतलब क्या होगा? बेस, हम बेस को इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बेस को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। समझ में बात? इस त्रिभुज का जो शेषलंब बताओ, अगर हम पी से चाह के, कोई दुनिया में ऐसा वैज्ञानिक है जो इस त्रिभुज का शेषलंब अंदर निकाल दे? कल्पना करो कि 90 शेषलंब कब होगा? जब 90 डिग्री का, 90 डिग्री कोण तिरछा होगा, एकदम सीधा होगा। तो बताओ यहाँ से सीधा यहाँ होगा कि सीधा यहाँ होगा? तो यहाँ से हम लंब डालेंगे तो कभी अंदर आएगा कि हमेशा बाहर जाएगा? वही ना हम बताए हैं, वही ना हम बता रहे हैं कि अधिकोण त्रिभुज का जो 2 शेषलंब होता है, दुनिया में कोई भी त्रिभुज होगा तो उसके अंदर कितना शेषलंब होगा?
3 खींच सकते हैं, ठीक है। लेकिन न्यूनकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है कि जिसका तीनों सिस्टम त्रिभुज के अंदर हो। क्लियर हो गया? तीनों सिस्टम त्रिभुज के, अभी खींच के दिखाया ना, कोई बाहर गया था, तीनों त्रिभुज के अंदर था, ठीक। अधिकोण एक ऐसा त्रिभुज है, अधिकोण एक ऐसा त्रिभुज है, अधिकोण एक ऐसा त्रिभुज है जिसका दो सिस्टम, तीनों नहीं, दो सिस्टम त्रिभुज से बाहर होगा और एक सिस्टम त्रिभुज के जानते हो कौन वाला अंदर होगा? देख लो, यहाँ से हम चाहेंगे तो एकदम सुंदर प्यारा सा लम्ब अंदर डाल सकते हैं, वो बाहर कहाँ से जाएगा बेचारा? है आपको चाहे कुछ इधर या नहीं डाल दीजिएगा, डाल दें तो 90 डिग्री का होगा? नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो ये वाला नहीं हो सकता। अब बताइए, अब हमारे बात पर विश्वास हो गया कि जो हम बता रहे थे सही बता रहे थे कि गलत? सही बता रहे हैं ना कि अधिकोण त्रिभुज का जो दो सिस्टम होता है, अधिकोण त्रिभुज का जो दो सिस्टम होता है त्रिभुज के बाहर होगा और एक सिस्टम होगा त्रिभुज के, लेकिन न्यूनकोण त्रिभुज का तीनों सिस्टम त्रिभुज के कहाँ होगा? अंदर होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम आपसे पूछ दें कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। गणित में इतना चीज को लिखने के लिए और व्यवस्था है, जानती हो क्या? एरिया हो गया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इसका मतलब हो गया ना, ये हो गया। जैसे नहीं होता है, क्वेश्चन दे देता है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी हिंदी में कथन आएगा उसको इंग्लिश में, यही हुआ ट्रांसलेट इनटू मैथमेटिक्स, यानी हिंदी को हमने किसमें बदल दिया? मैथ के भाषा में, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू कोष्ठ के लिए का क्षेत्रफल, क्योंकि का मतलब तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, पी क्यू आर एरिया ऑफ त्रिभुज। तो अगर ऐसे कहीं लिखा है तो भी ठीक है, ऐसे लिखा है डरना नहीं है, वो कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक ना। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कोई बता सकता है क्या होगा? बताओ क्या होगा? 1/2 गुणे आर क्यू गुणे पी एस। बैठो, बोलो जी, सही बताइए कि गलत बताइए? हमने पूछा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है। इसने कहा 1/2 आर क्यू सिस्टम पी एस, सही है? सही है, बताओ, ये बताओ सही है कि गलत है? सही है, बैठ जाओ। क्योंकि अभी कुछ देर पहले बताए कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार पर निर्भर करता है, उसके ऊंचाई पर निर्भर, बस ऊंचाई का काम सिर्फ इतना ही है, बस इतना ही जानकारी देता है कि आपके शीर्ष से जो आधार लेकर चल रहे हैं कितना दूरी पर, ठीक है। तो इसी आधार को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो बताओ यहाँ से यहाँ इस आधार का लंबवत दूरी नहीं बता देगा? क्योंकि हमको लंबवत ही ना नापना है। जैसे मान लो हम यहाँ खड़ा है, पूछेंगे दोनों दीवार के बीच की दूरी कितना है, दोनों दीवार के बीच की दूरी कितना है। तो अगर कोई लड़का वहां से वहां नाप दिया तो गलती नाप दिया है, तो दोनों दीवार के बीच का दूरी ही ना नापा। जो भी थोड़े कि यहाँ से यहाँ जो आएगा वहां से वहां उतना नहीं आएगा, तो दीवार सीधा है तो आएगा ही बराबर। तो उसी तरह से इस त्रिभुज के शीर्ष से ये वाला आधार कितना दूरी पर है, ठीक है, यही बतलाता है क्या? पीएस। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ठीक। अगर मान लीजिए हमको
पूरा त्रिभुज पी एस क्यू का क्षेत्रफल पूछ दिया जाए, एरिया ऑफ त्रिभुज पी एस क्या होगा, 1/एस क्यू। पी एस नहीं होगा, बस आधार देखिए, आधार जितना लीजिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही। तो बोलिए आधार आपने यहाँ से, आधार आपने पूरा यहाँ से यहाँ तक लिया तो जानते हैं इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाए, एरिया ऑफ त्रिभुज पी एस, चलो एस पी क्या होगा, पूरे देखिए यहाँ भी पी एस है, यहाँ भी पी एस है, यहाँ भी, लेकिन तीनों का आधार अलग अलग है। आधार से बताइए तीनों का क्षेत्रफल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, या ऊंचाई से हुआ, किससे चेंज करने से त्रिभुज का क्षेत्रफल बदल गया, आधार से। आपने जितना आधार लेकर चला उतना ही का क्षेत्रफल निकला। अगर हम केवल इतना ही आधार लेके चल रहे हैं तो इसी का क्षेत्रफल निकलेगा। अगर केवल हम इतना आधार लेके चल रहे हैं तो इतना का ही क्षेत्रफल निकलेगा। अगर पूरा आधार लेके चल रहे हैं तो पूरा का क्षेत्रफल। ठीक, समझ में आ गया कि अधिकोण त्रिभुज का जो दो शीर्षलंब होता है त्रिभुज से कहाँ होता है, एक त्रिभुज के, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, आधार पर। ऊंचाई का केवल काम यही है कि शीर्ष से आधार के बीच की दूरी को बता देना, बस वही जानकारी देता है। बाकी मुख्य रूप से आधार ही निर्णय लेता है कि आप कितना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ऊंचाई निर्णय तार लो। तपोवन वाला है जीजा तो जितना बात बोले हैं उसको आप लोग नोट बना के अपने से लिख सकते हैं। क्या क्या चीज बोले हैं, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल मुख्य रूप से आधार पर निर्भर करता है। अधिकोण त्रिभुज के दो शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर होते हैं। निम्न कोण त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब त्रिभुज के अंदर होते हैं। किसी त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते हैं, केवल एक समकोण होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। अब देखो त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं, त्रिभुज की माध्यिका, ये तो ऊंचाई हो गया, शीर्षलंब हो गया। अब त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं, त्रिभुज की माध्यिका किसे कहते हैं। देखो किसी त्रिभुज के शीर्ष से
किसी त्रिभुज के शीर्ष से किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा, किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलने वाली रेखा को, मध्य बिंदु से मिलने वाली रेखा को मध्य बिंदु से मिलने वाली रेखा को उस त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। उस त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से जो रेखा जाकर मिलेगा उस रेखाखंड को क्या कहता है? उस त्रिभुज का माध्यिका। ध्यान दो, ये एक त्रिभुज है P Q R, ठीक है। मान लेते हैं, ध्यान दो जी, QR का मध्य बिंदु S है। QR का मध्य बिंदु का मतलब मिड पॉइंट, ठीक है। अब बताओ, जब S मध्य बिंदु है, ध्यान दो, जब QR का मध्य बिंदु S है, मध्य बिंदु का मतलब ठीक बीच में, जानते हो इसे क्या निष्कर्ष निकलेगा? कौन बताएगा? बताओ, जब S मध्य बिंदु है तो क्या निष्कर्ष निकाल सकती हो? वेरी गुड, बैठो। QS जो होगा बराबर होगा, पूरा, जैसे पूरा लंबाई हम बता दिए कि Q से R का लंबाई 30 सेंटीमीटर है। Q से R का लंबाई कितना है? 30 सेंटीमीटर। Q से R का लंबाई 30 सेंटीमीटर। अब बताओ, ये से ठीक उसके बीच में है, मिड पॉइंट है, मध्य में है। तो बताओ, जब ये ठीक बीच में है तो इधर का लंबाई कितना होगा? 10। इधर का लंबाई तो 10 बराबर नहीं हुआ, तो हम नहीं कह सकते कि QS किसके बराबर होगा? जितना QS का लंबाई होगा उतना ही ऐसा का, तभी तो मध्य बिंदु का लगेगा, नहीं तो होगा ही नहीं। होगा? अगर मान लो S यहाँ कह दे कि S यहाँ है, मध्य बिंदु है, मतलब इधर का लंबाई ज्यादा हो गया, इधर का लंबाई, तो मध्य बिंदु का मतलब यही होता है कि अगर ठीक बीच में है, अगर ये बिंदु ठीक बीच में है तो निश्चित ही इसका लंबाई के, यानी जितना QS का लंबाई होगा उतना ही SR का लंबाई। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे कि PQR हमारा एक त्रिभुज है। PQR एक QR भुजा का मध्य बिंदु S है। QR का मध्य बिंदु PQR एक त्रिभुज है। QR का मध्य बिंदु, जब QR का मध्य बिंदु S है तो इतना तुम लोग को सोच लेना है कि QS का लंबाई SR के क्या होगा? अब हमको माध्यिका समझना है। तो माध्यिका का परिभाषा ये है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से, किसी त्रिभुज के, अब शीर्ष कोई भी हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन शीर्ष होना, भुजा नहीं होना चाहिए, शीर्ष होना चाहिए। किसी त्रिभुज के शीर्ष से जो शीर्ष आप लेकर चलेंगे उसका सामने वाले भुजा पर देखेंगे। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष से और उसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु से अगर कोई रेखा को तुम मिला दो तो रेखा क्या कहलाएगा? त्रिभुज का माध्यिका होगा। तो मान लो हमारा एक P शीर्ष है ना, P शीर्ष है, P क्या है? P की जगी हो, P क्या है?
खड़ा होकर बताओ पी क्या है त्रिभुज का? मध्य बिंदु है। तो बढ़ जाओ, वो जगी थी एकदम। पी बता रही है मध्य बिंदु। बताओ कोई खुला यहाँ से भी सो सकता है ना? यहाँ पे खुला है लेकिन सो रही है, ध्यान दूसरे जगह है। यही दिक्कत हो जाता है ना। लोग कहता है कि बोर्ड पर सर जो लिख रहे हैं वही असली है, जो बोल रहे हैं वो असली। जो बोल दिए सब क्या बोल दिए? पूरा क्रीम तो हम बोल दिए। दूध में का पूरा मलाई कोई खा जाए तो क्या बचा? पानी है ना जी, पियो, वही पानी पियो, मलाई सब खा गई। ठीक है, ध्यान दो। कह रहे कि पी मध्य बिंदु है, और तो हमारे को कुछ समझ नहीं कैसे मध्य बिंदु है। ठीक है, हमने कहा कि त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है। पी क्यू आर एक त्रिभुज है। क्यू आर उसका कोई एक भुजा है। इसमें तीन भुजा है ना? तीन भुजा है, बताओ कौन कौन तीन भुजा है? तीनों भुजा का नाम बताओ। पी क्यू आर तीन भुजा का नाम बता देते। एक भुजा तुम्हारा पी क्यू है, एक भुजा तुम्हारा क्यू आर है, एक भुजा तुम्हारा पी आर है। तुमने पी क्यू आर बोल दिया तो त्रिभुज ना बोल दिया, चाहे तीनों शेष बोली होगी। अब तुम जान, ठीक है। तीनों भुजा का नाम, इस भुजा का नाम पी क्यू होगा। दो शेष को मिलाने से एक भुजा बन जाएगा। एक पी शेष है, क्यू शेष है, मिला दो, पी क्यू एक भुजा हो गया। पी क्यू एक भुजा हुआ, एक साइड हुआ। क्यू आर दूसरा भुजा हुआ, पी आर। तो पी क्यू, क्यू आर और पी आर, ये तीन भुजा हुए। हमने कहा क्यू आर एक भुजा है, उसका मध्य बिंदु एस है। उसके ठीक बीच में क्या है? ठीक बीच में, यानी यहाँ अगर हम ऐसे चाकू लगा दे तो आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। इसका मतलब कि क्यूएस का लंबाई ऐसा के क्या होगा? तभी मध्य बिंदु कहेंगे ना। ये हमारा शेष है, हमको समझना है माध्यिका। तो हमने क्यू आर भुजा का मध्य बिंदु एस लिया है, तो मध्य बिंदु हमको मिल गया। हमको एक शीर्ष भी लेना है, शीर्ष भी मिल गया। इस शीर्ष से अगर मध्य बिंदु, कहाँ से सब आवाज निकालता है? कौन ऑडियो ध्वनि वाला मशीन का काट? देखो ये तुम्हारा पीएस क्या हुआ? ये आपका माध्यिका है, वो वाला माध्यिका नहीं, माध्य माध्यिका बहुलक। ये त्रिभुज का माध्यिका है, ये त्रिभुज का माध्यिका। ठीक है, पीएस, पीएस माध्यिका कहलाएगा। एस नहीं, एस तो मध्य बिंदु कहलाएगा। एस क्यू आर का क्या कहलाएगा? क्यू आर का एस मध्य बिंदु है। लेकिन शीर्ष से अगर इस मध्य बिंदु को मिला दे तो ये जो रेखाखंड पीएस देख रहे हैं, इस रेखाखंड का नाम क्या है? माध्यिका। ये आपका पीएस माध्यिका है, न पीएस माध्यिका है। एस तो केवल मध्य बिंदु है, लेकिन पीएस जो रेखाखंड देख रहे हैं उस रेखाखंड का नाम क्या है? माध्यिका है। क्या है? क्यों माध्यिका है? क्योंकि जाकर के मध्य बिंदु से अगर मान लो कोई ऐसे त्रिभुज बना दे, ऐसे बना दे, तो क्या इसको माध्यिका कहेंगे? ये माध्यिका तभी होगा जब हमको ये पता हो कि ये मध्य बिंदु, क्योंकि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु से जाकर जो रेखाखंड मिलता है उसी रेखाखंड को क्या कहते हैं? आया समझ में? यह माध्यिका हुआ पीएस। कल संडे है, संडे को वही लोग आएंगे जो मई जून का पैसा देंगे, चाहे दिए हैं
ठीक है, नहीं तो 3 4 5 गो संडे पढ़ के कहना कि पापा क्या कह रहे हैं अब नहीं जाना। तुम लोग से ना कहो, हमसे कोई पूर्वक मिलेगा था तो इसलिए हाँ, जिनको पीछे, हाँ जिनका पीछे का छूटा हुआ है, अगर उनको लगता है कि हमको पीछे का पढ़ना है तो वही लोग आएंगे, आएंगे तो वही पैसा देंगे। आज जिनको ये लग रहा है कि हम पीछे का छूटा हुआ है उससे हमको कोई ज्यादा फायदा नहीं है, कहीं का पैसा दे झूठ मूठ कर, तो नहीं आएगा। ठीक है, चलो बायोलॉजी निकालो। हाँ, टाइम वही रहेगा 6 से 9। है हाँ, 2 जी की काम बहुत जाना है जी, तुमको मोबाइल है। अच्छा, कहाँ है? बुखार लगा है ना, नीचे करो, डॉक्टर साहब नीचे करो। हाँ, जाओ। 2 जी किताब यहाँ तक पढ़े थे, कार डेटा हो गया था, संघ कार डेटा रिकॉर्डिंग चालू है जी। आगे लिखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आगे। परीक्षा का टाइम हम कल बता देंगे, कल जो आएगा ना शाम में होगा, जॉब होगा, हमारा तैयारी कर लो तो भाई, पूछना जरूरी है। लड़का में तैयारी किया है जी? आए जी, सत्यम शुभम आए, तैयारी हो गया है ना? आइए सीएम का सबका पहले ही हवा निकल गया, लिखो जी। देखो, संघ कार्य डेटा को कितने समूहों में बांटा गया है? संघ कार्य डेटा को कितने समूहों में बांटा गया? संघ कौन आ रहा है? संघ कार्य डेटा को क्या लिखा हुआ है? संघ कार्य डेटा को कितने समूहों में बांटा गया है? संघ कार्य डेटा को कितने समूहों में बांटा गया है? नाम लिखे हैं प्रियांशु सिंह। बात करना, देखो संघ कार्य डेटा को मतलब पासवर्ड कितना है बताओ?
लिखो, संघ का डेटा को कितने समूहों में बांटा गया है? संघ का डेटा को कितने समूहों में बांटा गया है? आंसर लिखो, संघ का डेटा को 2 समूहों में बांटा गया है। संघ का डेटा को 2 समूहों में बांटा गया है। कार्डेटा को बांटे रहे हैं ना, 10वां कार्डेटा पढ़ लिए थे ना। और कार्डेटा को 2 समूहों में बांटा गया है। पहला लिख लो, समूह 1 प्रोटोकार्डेटा या एक्रेनिया। समूह 1 लिखो, ग्रुप 1 है, पहला ग्रुप है समूह 1, और उसका नाम लिखो प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा, प्रोटोकार्डेटा या एक्रेनिया। एक्रेनिया, एक्रेनिया, एक्रेनिया। लक्षण लिखो, 1 नंबर, ये पूर्णतः समुद्री होते हैं। पूर्णतः समुद्री, प्योर। पूर्णतः समुद्री होते हैं। दूसरा, इनमें कपाल, जबड़े, कशेरुक दंड एवं जोड़ा। इनमें कपाल, जैसे हम लोग का कपाल है ना, क्रेनियम नामक हड्डी से घिरा हुआ है कपाल, जिसको स्कल बोला जाता है। तो देखो, इनमें कपाल, जबड़े, जबड़ा। हम लोग के शरीर में सबसे मजबूत अंग कौन सा है? नहीं, जबड़ा है ना, जबड़ा। जबड़े है, तो जबड़ा, इसमें जबड़े नहीं। लिखो, जबड़े कौमा कशेरुक दंड, जे करेंगे हमारा है कि नहीं। कशेरुक दंड, पीछे नहीं, हड्डियां है बीच में, रीढ़ की हड्डी नहीं है। कशेरुक दंड एवं जोड़ा उपांगों का अभाव रहता है। जोड़ा उपांगों का अभाव रहता है। जोड़ा उपांगों का अभाव रहता है। जैसे में लिख लो, जैसे में हार्डमेनिया, हार्डमेनिया सैल्वा, हार्डमेनिया सैल्वा, कार्डेटा से नहीं आया है, तो जो चीज उसमें होगा दूसरा समूह लिखो, समूह 2 वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा। समूह 2 वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा। वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा या
क्रेनिएटा, क्रेनिएटा। कार्डेटा को दो समूह में बांटा गया। पहला फोटो कार्डेटा हो गया, ये पूर्णतः समुद्री होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगी, कशेरुक दंड नहीं होंगे, जबड़ा नहीं होगा, कपाल नहीं होगा, हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं समूह 2, वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा। लक्षण लिखो। इसमें मस्तिष्क और मस्तिष्क कोष पाए जाते हैं, यानी इसमें कपाल पाया जाएगा। इसमें मस्तिष्क और मस्तिष्क कोष पाए जाते हैं। इसमें मस्तिष्क और मस्तिष्क कोष पाए जाते हैं। दूसरा, इस उपसंघ के जंतुओं में, इस उपसंघ के जंतुओं में इस उपसंघ के जंतुओं में जबड़े, कशेरुक दंड, जबड़े, कशेरुक दंड और जोड़े उपांग पाए जाते हैं, और जोड़े उपांग पाए जाते हैं। जोड़े उपांग, उपांग पाया जाएगा तो जोड़ा में पाया जाएगा ना। जोड़े उपांग पाए जाते हैं। ये एक लिंगी होते हैं। अगला नंबर, ये एक लिंगी होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, उपसंघ वर्टिब्रेटा को, क्वेश्चन लिखो, उपसंघ वर्टिब्रेटा को कितने वर्गों में बांटा गया है? उपसंघ वर्टिब्रेटा को कितने वर्गों में बांटा गया है? उपसंघ वर्टिब्रेटा को कितने वर्गों में बांटा गया है? हम लोग किसमें आते हैं? उपसंघ वर्टिब्रेटा में ही आते हैं हम लोग। उपसंघ, क्योंकि हमारे पास दिमाग है, जबड़ा है, जोड़ा जोड़ा उपांग है, दो दो हाथ दो दो पैर है, उपांग है, इससे हम कोई चीज पकड़ते हैं। हमारे पास कशेरुक दंड है कि नहीं है? उपसंघ वर्टिब्रेटा में हम आते हैं। मनुष्य आते हैं, गाय भैंस बकरी आती है, पशु पक्षी आते हैं, ठीक है। सांप छिपकली सब मेढक क्या होते हैं? सब उपसंघ वर्टिब्रेटा में आते हैं। यानी कहो कि हम सभी कार्डेटा में, ऐसा कह सकते हैं कि हम सभी कार्डेटा में, कार्डेटा को दो समूह, उपसंघों में चाहे दो समूहों में बांटा गया है। एक आपका उपसंघ हो गया क्या, प्रोटोकार्डेटा, और दूसरा हो गया वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा में हम लोग अब आते हैं, ठीक है। तो लिखो, उपसंघ वर्टिब्रेटा को 5 वर्गों में बांटा गया है। उपसंघ वर्टिब्रेटा को 5 वर्गों में बांटा गया है। उपसंघ वर्टिब्रेटा को 5 वर्गों में बांटा गया, 5 क्लास में।
वर्टिब्रेटा को 5 क्लास में बांटा गया, 5 वर्गों में बांटा गया। पहला रेड पेन से पॉइंट है, लिखो। वर्ग 1 क्लास है, वर्ग 1 लिखना है, वर्ग 1 ही नहीं, खरीद नंबर दे देता वर्ग 1 तब लिखना है मत्स्य या पीसीज, मत्स्य, मत्स्य। अब उसको आप लोग कहते हैं मत्स्य, जो कहो लेकिन मत्स्य होगा, आधा क होगा, आधा स होगा, तो मत्स्य हम लोग समझते हैं मत्स्य, समझो, लेकिन होगा मत्स्य। या पीसीज, पीसीज कहा जाता है, मत्स्य या पीसीज। वर्ग 1 का नाम है मत्स्य या पीसीज। लक्षण लिखो 1 नंबर डाल के। इसके अंदर नहीं, इसके अंदर मछलियां आती हैं। नाम से ही पता चल गया होगा, मत्स्य पालन। इसके अंतर्गत मछलियां आती हैं जो स्वच्छ या समुद्री जल में पाई जाती है, जो स्वच्छ या समुद्री जल में पाई जाती है। जो स्वच्छ या समुद्री जल में पाई जाती है। दो नंबर, इनके शरीर का ताप वातावरण के अनुसार बदलते रहता है। इनके शरीर का ताप वातावरण के अनुसार बदलते रहता है। इनके शरीर का ताप वातावरण के अनुसार बदलते रहता है। इनके शरीर का ताप वातावरण के अनुसार बदलते रहता है, इसलिए इन्हें अनियत ताप, इसलिए इन्हें अनियत तापी जंतु कहा जाता है। इसलिए इन्हें अनियत तापी जंतु कहा जाता है। अनियत तापी जंतु, कोल्ड ब्लडेड, अनियत तापी जंतु कहा जाता है। तीसरा, इनकी त्वचा पर सल्क पाए जाते हैं। सल्क का मतलब चोइटा, तभी ना मछली को हाथ से पकड़ कर क्या फिसल जाएंगी, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, सल्क लगा होता है, कोई मतलब कि चिकना, ठीक है, परत होता है, ठीक है, तो वही सल्क कहा जाता है। इनकी त्वचा पर सल्क पाए जाते हैं। इनकी त्वचा पर सल्क पाए जाते हैं। जैसे इकाई पर से पैर फिसल जाता है, वैसे मछली को हाथ से पकड़ो तुरंत क्या हो जाएगी, अगर पूरा अगर अच्छा से ना पकड़ो तो क्या हो जाएगी, उनके ऊपर सल्क होता है, तभी तो पानी में आसानी से आती है ना। चौथा, इनका शरीर धारा रेखीय होता है। इनका शरीर धारा रेखीय होता है। इनका शरीर धारा रेखीय होता है, ये जिसके कारण ये आसानी से पानी में, जिसके कारण ये आसानी से पानी में
इधर उधर भागती रहती है, इधर उधर भागती रहती है। नाव देखो, नाव। अच्छा, नाव को ऐसे ही क्यों बनाया जाता है? काहे नहीं आयत जैसा बना दिया जाता है? हाँ, धारा रेखी है, धारा को क्या करता है? हाँ, काटते हुए ऐसे जाता है, ठीक है। उसी तरह से मछलियों को देखो, मुंह कैसा होता है, ठीक है। आप पूछ इधर से आके आप बीच में हो जाता है ऐसे मोटा, ठीक। तो आराम से धारा में क्या करती है? चीरती हुई चलती है, तो धारा रेखीय होता है वही। अगला नंबर, इनमें श्वसन गिल्स द्वारा होता है। इनमें श्वसन गिल्स द्वारा होता है। गिल्स मतलब क्लोन, गलफड़। इनमें श्वसन गिल्स द्वारा होता है। इनमें श्वसन गिल्स द्वारा होता है। अगला नंबर, जल में तैरने के लिए, जल में तैरने के लिए इनके पास पंख होते हैं। जल में तैरने के लिए इनके पास पंख होते हैं। मछलियों के शरीर पर देखना, कुछ क्या होता है? पंख जैसा रचना निकला होता है पूंछ में और कहीं बीच बीच में ना। तो वही उसी के अनुसार क्या करती है? वो तैरती है, ठीक है, या अपना संतुलन बनाए रखती है। मछली का वो काट कर पानी में डाल दो, देखो क्या हो जाएगी? डूब जाएगी, नहीं तैर पाएगी, ठीक है। वही उनका संतुलन पानी में बनाए रखता है। उसी से अपना दिशा बदल के ऊपर नीचे पूंछ को ऐसे मोड़ देती हैं तो इधर चली जाती है ना। अगला नंबर, इनके इनके हृदय में दो कक्ष पाए जाते हैं। इनके हृदय में दो कक्ष पाए जाते हैं। जैसे हम लोग के हृदय में 4 कक्ष है, ठीक है। मेढक में 3 होता है, हम लोगों में 4। इनके हृदय में 2 कक्ष, यानी 2 चेम्बर, ठीक है। अब बहुत हो गया, जैसे मैं लिख लूं, इतना से पहचान में आ जाएगा। सबसे पहले लिखो, फेवरेट मेरा मछली रोहू। तो रोहू, कतला, बोआरी, जना के कहला जा बरारी, ठीक है। रोहू, कतला, बोआरी, ठीक है। ओ आरी, ओ आरी, पांगुर, पांगुर, समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा, सॉरी गरई, गरई कहेला, गरई, ट्राइगोन, ट्राइगोन, टारपीडो, ट्राइगोन, टारपीडो। जितना मछली का नाम जानते हो लिखो। ये सब कुछ विदेशी मछलियां हैं, टारपीडो, ट्राइगोन इत्यादि। टारपीडो को जानते हो क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक रे,
जैसे हम लोग के देश में सिंगिल है, सिंगिल मारती है तो झटका कितना जोर लगता है, हाँ ये अंगुलिया खुल के टोंगा हो जाता है, कतना कतना तो लूटने लगता है सब, यानी जहरीला। उसी तरह से टारपीडो जो है इलेक्ट्रिक रे छोड़ती है, मार देगी तो झटका तुमको क्या होगा, खतरनाक मछली है। देखो दूसरा वर्ग एम्फीबिया, वर्ग 2 है एम्फीबिया, वर्ग 2 एम्फीबिया, एम्फीबिया आधा म होगा पूरा फ होगा, एम्फीबिया, एम्फीबिया। अच्छा उसमें एक शब्द आया है अनियततापी, अनियततापी का मतलब समझते हो, बदलते रहता है, कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है, यानी उनका खून क्या होता है, ठंडा, शीत रखती है, ठंडा होता है। हम लोग का खून काटो ना गर्म निकलता है, ठीक है। हम लोगों के शरीर का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री, ऐसा नहीं है कि जाड़ा आ गया तो 0 डिग्री हो जाएगा, गर्मी में 45 डिग्री, उनमें अंदर खोने लगेगा। ठंडा हो तो भी 37 डिग्री बताएगा, गर्मी हो तो भी 37 डिग्री। हमको बाहर का ताप ज्यादा लगने लगता है, ये हमको कहता है कि गर्म हो रहा है, क्योंकि 37 डिग्री है। 37 डिग्री से बाहर का ताप अगर कम हुआ तो हमको ठंडा का एहसास होगा, 37 डिग्री से बाहर का ताप ज्यादा होगा तो हमको, अभी बताओ अभी तुम लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, नॉर्मल। इसका मतलब कि अभी तुम जा करके मोबाइल से अपने गूगल महाजाल में सर्च मारो, तुम्हारा टेम्परेचर यहाँ का 37 और 38 के आसपास होगा, ठीक है। अभी तुमको उतना गर्मी नहीं लग रहा है, जब समझो कि तुमको गर्मी लग रहा है, इस समय तुम्हारा टेम्परेचर तो 37 है, बाहर वाला 40-42 होगा तो तुमको गर्मी लगेगा। तो मछलियां जो होती हैं शीत रक्तीय होती हैं, कोल्ड ब्लडेड, यानी कि ठंडा में उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा कम, गर्मी में उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा अनियतापी, यानी उनका क्या है कि एक समान ताप शरीर का नहीं रहता है, अलग अलग वातावरण में उनका तापमान क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक है। अभी कुछ है, वातावरण चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ठंडा में कम हो जाएगा। इसलिए ठंडा में देखिए मछलियां क्या होती है, पानी के अंदर छिप जाती है, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर क्या होता है ज्यादा ठंडा होगा, और नीचे थोड़ा सा क्या रहेगा, इसे ऊपर नहीं आती है, कहाँ नीचे मिट्टी में चाहे पानी के अंदर क्या हो जाती है, हाँ लोग। जम्मू कश्मीर में मछली कहाँ रहती है, बर्फ के नीचे चली जाती है ना, बर्फ के ऊपर ही रहता है, नीचे क्या होता है पानी ही रहता है, ठीक है। एक फिल्म देखी हो इंटरटेनमेंट, उसमें दिखाया है बर्फ ऊपर ही रहता है, हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है, ठीक है। तुम अपने कभी फ्रिज में, ठीक है, पानी होनी चाहे स्प्राइट रख के देखना, फ्रीजर में जमता है तो सबसे पहले ऊपर और नीचे तुम्हारा लिक्विड रहता है, और पूरा अगर जम जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर में क्या होता है ऊपर बर्फ न रहता है, अगर वहाँ झील झरना होगा तो वहाँ झील के अंदर क्या होगा पूरा 100% एकदम गहराई तक नहीं जमता है, ऊपर तक, नीचे क्या होता है टेम्परेचर अलग होता है, ठीक ना, समझ में आ गया। अनियतापी किसे कहते हैं, अनियतापी किसे कहते हैं, शिव जी, शिव जी करे तो जताक देना है, बाबुए भाई का नाम रखे पर ध्यान न जाए। हम बता रहे हैं अनियतापी, आप सब अपने में, अरे वो सबको यही लगता है ना कि जो हम समझा रहे हैं वो एकदम क्या है, असली तो हम लिख लिए हैं, उधर सब नकली लिखा है, ठीक है।
तो अनियता भी समझ में इधर के लोगों को आ गया होगा, पीछे वाला तो सब बात कर रहा था। ठीक है कि उनका ताप कभी भी टेम्परेचर एक समान, हम लोग के शरीर का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री। टेम्परेचर का मतलब जानते हो क्या होता है? ये स्किन का ताप नहीं, ब्लड का हुआ ताप है। आपके ब्लड का टेम्परेचर अंदर का ताप कितना है, वो 37 डिग्री हमारा होता है, ये स्किन का नहीं। ठीक है, कभी तुम्हारा बुखार उखार चेक करना देखो, जीभ के अंदर मुंह ऐसे करवा के 2 मिनट दबले रहो, क्या थर्मामीटर जो होता है शीशा वाला, आजकल तो डिजिटल आ गया है, पहली तरफ ऐसे करने पर अंदर का सेंस कर लेता है, अंदर का सेंस कर लेता है। ठीक है, अब उसका प्रयोग क्यों नहीं किया गया? जब जो वो बताएगा तो जो तुम्हारे एक्चुअल बताएगा, इसमें थोड़ा सा पॉइंट में तो क्या हो सकता है, क्योंकि बाहर का ताप थोड़ा सा अलग वो भी सेंस कर लेगा, लेकिन वो तुम्हारा थर्मामीटर क्या करेगा, अंदर का ही ताप बताएगा। तो बताओ, भारत में अगर ऐसे जांच करना पड़े और 2 मिनट ले करके, तो चुगलाते घर में चल जाएगा, कहेगा दीजिए दाम कभी आ रहे हैं, चला जाएगा। ये फास्ट है, तुरंत ऐसे करने पर क्या कर देता है, लेकिन पॉइंट में 2-4 को क्या करेगा, इधर उधर हो सकता है। लिखो लक्षण, इस वर्ग के जंतु, इस वर्ग के जंतु जल तथा स्थल दोनों जगहों पर निवास करते हैं। इस वर्ग के जंतु जल तथा स्थल दोनों जगहों पर निवास करते हैं। जल तथा स्थल, अब आधा जगह तो ये सब छीन लिया। इस वर्ग के जंतु जल तथा स्थल दोनों जगहों पर निवास करते हैं, दोनों जगहों पर निवास करते हैं, इसीलिए इन्हें उभयचर, लिख लो, इसलिए इन्हें उभयचर या एम्फीबियन कहा जाता है। इसलिए इन्हें उभयचर या एम्फीबियन कहा जाता है। उभयचर या एम्फीबियन, उसी से एम्फीबिया बन गया, उभयचर या एम्फीबियन कहा जाता है। दूसरा, ये भी अनियतापी होते हैं, ये भी अनियतापी होते हैं। देखो, गर्मी के दिन में पेड़ा कहाँ चला जाता है, मिट्टी के अंदर। ठीक है, पानी। आज जब ठंडा का दिन आता है, ठंडा में भी मिट्टी में ही या पानी में ही रहेगा, कीचड़ में छिपने लगता है। आज जब बरसात आएगा तब निकला, क्योंकि पानी जाके फंस जाता है ना अंदर, तो ऊपर आ जाता है। ये सब क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, इनका ताप अनिश्चित है। ठीक है, शीत रखती है, इनका ताप वातावरण के अनुसार क्या होता है, बदल जाता है। उसी के कारण ये क्या हो जाते हैं, छिपने का प्रयास। तीसरा, तीसरा लिखो, इनका त्वचा ग्रंथिमय, इनका त्वचा ग्रंथिमय होता है, इनका त्वचा ग्रंथिमय होता है, ग्लैंडुलर, ग्रंथिमय होता है, जिसके कारण ये चिकने एवं नम होते हैं, जिसके कारण ये चिकने एवं नम होते हैं, ये चिकने एवं नम होते हैं।
मेढक को कभी भी तुम पकड़ो देखो लगेगा कि क्या है, कुछ भींगा सा नमी युक्त लगेगा, एकदम सूखा नहीं। क्यों? क्योंकि उनके त्वचा पर ग्रंथि पाई जाती है, ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाता है, जो क्या करता है, हमेशा लिक्विड क्या करता है, छोड़ते रहता है। ठीक है, जिसके कारण उनके ऊपर का त्वचा क्या होता है, ठीक है, उसका एक और भी काम होता है, उसके अंदर के ताप को कहाँ निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, देखिएगा मेढक अगर यहाँ आ जाए ना, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाए, पानी का छाप बन जाए। अभी सूखा है, अभी एक मेढक आ जाए, क्यों? क्योंकि उनका पूरा शरीर ग्रंथिमय होता है, ग्रंथियों से ढका होता है। ग्रंथि का काम हमारे शरीर में जानती हो, एक ही है, किसी चीज का सिक्रीशन करना यानी छोड़ना। ग्रंथि हमेशा कोई चीज क्या करती है, छोड़ती है, चाहे लिक्विड, चाहे पानी, चाहे कोई चीज, हमेशा इसी का हमेशा भीगा भीगा, हमेशा चिकना नम बना रहता है। 3 नंबर, 4 नंबर, अच्छा 4 नंबर। इनके हृदय में, इनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, 3 कोष्ठ, इनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, 3 चैम्बर, 2 अलील 1 हृदय होता है, 3 कोष्ठ होते हैं। अगला नंबर, इनमें लाल रक्त कणिकाएं, इनमें लाल रक्त कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं, इनमें लाल रक्त कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं, इनमें लाल रक्त कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं, न्यूक्लिएटेड। ऐसे हम लोग जानते हैं कि आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक, लेकिन इनके मेढक का स्पेशली आरबीसी में न्यूक्लिएट यानी केंद्रक क्या होता है। जाना है। अगला नंबर, इनमें उत्सर्जन के लिए 1 जोड़ी वृक्क होते हैं, इनमें उत्सर्जन के लिए 1 जोड़ी वृक्क होते हैं, इनमें उत्सर्जन के लिए 1 जोड़ी वृक्क होते हैं, इनमें उत्सर्जन के लिए 1 जोड़ी वृक्क होते हैं। 1 जोड़ी का मतलब 4 हो कि 6 हो, 2 हो। जोड़ा का मतलब 2, 1 जोड़ा तो 2 जोड़ा का मतलब 4, 3 जोड़ा का मतलब। इसमें किडनी होता है लेकिन 2, जैसे हम लोगों में 2 किडनी, इन लोगों में भी। हाँ, किडनी को ही ठीक होता। इनमें श्वसन, इनमें श्वसन क्लोम, त्वचा एवं फेफड़ों के द्वारा होता है, इनमें श्वसन क्लोम, त्वचा और फेफड़ों के द्वारा होता है, इनमें श्वसन क्लोम यानी गिल्स, त्वचा और फेफड़ों के द्वारा होता है। देखो, जब मेढक लार्वा होगा, छोटा बच्चा होगा ना, ठीक है, उसको शायद टेडपोल कहा जाता है, बच्चा जो मेढक होता है। हाँ? सब में कोई तो कीड़ा में भी लार्वा होता है, ठीक है, कीड़ा के लार्वा से ही तुम्हारा लीगेन कपड़ा बनता है, ठीक है, लीगेन कपड़ा
कीड़ों के लार्वा से, मतलब लार्वा, लार्वा का मतलब क्या, कि बहुत मतलब कि छोटा, मतलब कि उनका कहो कि जैसे लार नहीं होता होता है, उसी टाइप का उनके क्या होता है, चिपचिपा द्रव जैसा कोई होता है ना, उसी से। तो जब मेढक एकदम बच्चे होते हैं, लार्वा के रूप में होते हैं, लार्वा उसको नाम दिया गया है, तो ये सांस किस चीज से लेते हैं, क्लोम से। क्यों, क्योंकि जब छोटे होते हैं तो पानी में रहते हैं, जब मेढक बिल्कुल बच्चा होता है तो कहाँ रहता है, पानी में सांस लेने के लिए वही हम काम करेगा कौन, गलफड़ा। आज जब मेढक थोड़ा सा व्यस्त हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो त्वचा से लेता है कब, जब मिट्टी के अंदर आता है, आज जब ऊपर आता है तो फेफड़ों से सांस लेता है। ठीक है, मेढक का समझ लो, जब छोटा होगा तो पानी में रहता है, पानी में रहेगा तो किससे सांस लेगा, रोम से, गलफड़ से, गिल से। मेढक जब थोड़ा सा व्यस्त होने लगता है, थोड़ा सा आदमी बन जाता है, समझदार हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि टेम्परेचर ज्यादा है, मिट्टी में घुस जाओ, पानी आ गया बाहर आ जाओ, तो जब व्यस्त हो जाता है, तो जब मिट्टी के अंदर जाएगा, तो बताओ मिट्टी के अंदर जाएगा तो नाक मुंह चलेगा जी, तो त्वचा से काम चलाता है, क्योंकि मिट्टी में भी क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, तभी तो क्या होता है, जड़ों से भी, कुछ मूल रोमों से भी ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तो मिट्टी के जब अंदर घुस जाते हैं छिद्र में, तो त्वचा से लेते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो, ठीक है, खुले वायुमंडल में जितने भी जीव रहेंगे, उनको सांस लेने के लिए जानते हो क्या चाहिए, फेफड़ा चाहिए। जो पानी में रहेंगे उनके पास क्या होना चाहिए, ठीक है, हाँ, मिट्टी के अंदर जा रहा है, इसका मतलब त्वचा से काम चलाएगा। जैसे मेढक, मेढक हाइला, मेढक हाइला, दादुर, मेढक हाइला, दादुर, एलिटीज, एलिटीज, साइरन, मेढक हाइला, दादुर, एलिटीज, साइरन इत्यादि। ठीक है, बस चलो। विक्की कुमार मौर्य।